अच्छा देखो, ये हमारे पास होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें एडजस्टमेंट भी है, इसी में ही आ जाती है जो मैंने बताया था। पहले हमारे पास क्या होता था कि हमें इनकम और बैलेंस शीट बनाने का कहते थे, तो हमारे पास सिर्फ ये हमें गिवन होता था ट्रायल बैलेंस, और आखिर में हमारे पास ये स्टॉक गिवन था। अब देखो यहाँ पर हमारे पास नीचे काफ़ी 8 तकरीबन एडजस्टमेंट्स गिवन है, ठीक है। पहले होता था कि एडजस्टमेंट का अलग सवाल आता था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग आती थी। अब क्या होगा कि इकट्ठे ही आएगा, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब इनकम और बैलेंस शीट दोनों में हमें एडजस्टमेंट करनी होगी, वो पूरा एक सवाल बन गया है। अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास जितनी भी ये एडजस्टमेंट है ना, ये हमारे पास टिप है एक, ये हमारे पास टिप है, ठीक है। सर ने बताया था कि जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं ना, ये दो जगह पे यूज़ होती हैं, एक जगह पे इनकम स्टेटमेंट में, और एक जगह और दूसरा बैलेंस शीट में। मतलब कि जितनी भी एडजस्टमेंट्स लिखी हैं ना, ये लाजमी दोनों इनकम और बैलेंस दोनों में यूज़ होंगी। अगर तो एक जगह पे आपकी यूज़ हो रही है ना, इसका मतलब आप कोई गलती करे हो तो देखो, उसको करेक्ट करो। मेन मकसद ये है कि ये जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं ना, ये पहले इनकम स्टेटमेंट में भी आएंगी एक दफ़ा, और उसके अलावा हमारे पास बैलेंस शीट में भी लाजमी आएंगी, ठीक है। अब देखो हम लोग सॉल्व करते हैं। इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, सेल्स होती हैं, हमारे पास सीजीएस होता है, अदर इनकम होती है, और हमारे पास एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। तो देखो सेल्स को देखो, सेल्स हमारे पास गिवन है, वो हाईलाइट की हुई है 6385, ठीक है। 6385 है, हमने यहाँ पर सेल्स में 6385 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे देखो, यहाँ पर ना हमें रिटर्न्स लिखा होगा, ठीक है। ये कहाँ गया रिटर्न्स, ये रिटर्न्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो रिटर्न्स के ना आगे डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पे लिखा है, ये आगे मैं समझाऊंगा, लेकिन देखो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला सेल्स रिटर्न है या ये वाला सेल्स रिटर्न है। तो देखो सेल्स हमारे पास क्रेडिट होती है, ठीक है, तो उसका रिटर्न हमारे पास डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट हमारे पास 238 लिखा हुआ है, तो 238 को हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ऊपर देखा था, ये जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं इनका मतलब है कि नीचे इसके एडजस्टमेंट्स हैं। तो देखो सेल्स की ना हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट गिवन है कि हमने सेल कर दी है 250 की, ठीक है, लेकिन अभी तक जो गुड्स हैं ना वो कस्टमर्स की तरफ रिसीव नहीं हुए, हमने अभी तक डिलीवर नहीं किए। तो मतलब हमने सेल कर दी है, लेकिन हमने अभी तक उसको अर्न नहीं किया, ठीक है। तो हमें उसको ना माइनस करना पड़ेगा ताकि हम अपनी असल सेल्स निकाल सकें। तो हम क्या करेंगे, अनअर्न्ड इनकम को लेस कर देंगे 250। अब देखो इसको इससे माइनस करो, फिर इससे माइनस करो, हमारे पास 5897 आंसर आ जाता है, ठीक हो गया। फिर ये हमारा हो गया सेल्स का पोर्शन। फिर हमारे पास रहता है सी जी एस, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक। जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होता है ना, वो स्टॉक हमारे पास ओपनिंग होता है, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस के अंदर स्टॉक गिवन होता है ना, वो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक होता है, और सीजीएस में हम लोग उसी को लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखो स्टॉक हमारे पास लिखा है 695 का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक 695, ठीक है। फिर अगला स्टेप होता है परचेजेस का। परचेजेस हमारे पास ये गिवन है 3450, हम 3450 यहाँ पर लिख देंगे। फिर हमारे पास होता है परचेज रिटर्न। अब हम देखेंगे फिर से रिटर्न वाले सेक्शन को, रिटर्न वाला हमारे पास कहाँ गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। अब परचेजेस हमारे पास डेबिट होती हैं, तो उसका रिटर्न हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। तो क्रेडिट साइड पे ये देखो यहाँ पर हमें लिखा हुआ है 162, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, परचेज रिटर्न में हम लोग 162 लिख देंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास एक और यहाँ पर क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस जो आता है वो हमारे पास आ जाएगा कैरिज इनवर्ड्स। कैरिज इनवर्ड्स का मतलब होता है कि सामान जो आपके बिजनेस के अंदर आ रहा हो, ठीक है। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि कैरिज इनवर्ड्स हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, क्योंकि वो हमारी सेल्स की चीज़ों को हमारे तक लेके आ रहा होता है, ठीक है। तो कैरिज इनवर्ड्स की वैल्यू जो भी है हमारे पास 118, वो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अब सैलरीज और वेजेस में क्या फ़र्क होता है, वेजेस वो होती हैं जो आपके सेल्स को डिलीवर करने में आप अपने एम्प्लॉयज़ को देते हो, ठीक है। जैसे एक बंदा गाड़ी चला के डिलीवर करने जा रहा है, तो आप उसको उसकी जो पैसे दोगे ना, वो वेजेस होंगी। तो वो आपकी क्या कहते हैं, मेन बिजनेस से रिलेट करती हैं, जिसकी वजह से आपकी सेल्स हो रही है। तो वेजेस हमारी क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस आती हैं, जो कि सीजीएस में आएंगी। और सैलरीज जो होती हैं ना, वो हमारे पास उसमें आती हैं, क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आती हैं, जो कि बाद में लिखते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। और जहाँ पर इकट्ठे लिखा होगा ना सैलरीज एंड वेजेस, तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस करते हैं, सीजीएस में नहीं लिखते, ठीक है। तो हमारे पास वेजेस अब यहाँ पर कहाँ पर आ रही हैं हमारे पास, एक मिनट, वेजेस देखो, वेजेस हमारे पास आ रही हैं 785, लेकिन इसको मैंने किया हुआ है क्या कहते हैं, हाईलाइट। इसका मतलब इसकी ना हमारे पास एडजस्टमेंट गिवन है नीचे, पेपर में आपको खुद देखना होगा किसकी क्या एडजस्टमेंट गिवन है। तो वेजेस हमारे पास 785 है, हम नीचे इसको स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर हमारे पास लिखा है वेजेस ऑफ 150 वर अनपेड, ठीक है। मतलब कि अभी तक हमने पे नहीं की हुई थी उनको, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना वो अभी अनपेड थी, हमारा एक्सपेंस अभी कम था। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास
अनपेड होती हैं मतलब एक्रूड होती हैं, उसको हम लोग ऐड करते हैं, और जो प्रीपेड पहले से हमने दी हुई होती है ना उसको हम लोग माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अनपेड है, तो अनपेड हमारे पास कितनी है 150, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखते हैं, वेजेस 785 जो ट्रायल बैलेंस में गिवन थी, और 150 हमने ऐड की जो कि अभी तक हमारे पास अनपेड थी, हमने नहीं दी थी, ठीक है। तो ये हो गया 935, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम लोग एक और स्टेप हमारे पास आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग माइनस करते हैं जो हमारा स्टॉक बच चुका होता है। क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है कि यहाँ पर गिवन होता है 725 गिवन है। ये ज़ीरोज़ छोड़ देना क्योंकि सर ने जो है ना शॉर्ट करने के लिए सिर्फ मेन नंबर्स लिए थे, ठीक है, नॉन ज़ीरो डिजिट्स। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा 725 है, इसको हम लोग माइनस कर देंगे, और परचेज रिटर्न को भी हम लोग माइनस करते हैं। तो इनको कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाएगी ये चीज़, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज़ आती है ना, इसको हम लोग माइनस कर देते हैं सेल से। सेल से माइनस करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट हो गया ये, ठीक है। अब एक और यहाँ पर हमारे पास एडिशनल स्टेप आता है क्या कहते हैं अदर इनकम का। अदर इनकम वो होती है जो आपकी मेन बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती चीज़ें, लेकिन आपको फिर भी पैसे मिल रहे होते हैं। अब देखो यहाँ पर इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट हमारे पास एक्सपेंस भी हो सकता है और क्या कहते हैं इनकम भी हो सकती है, सर ने कहा था। तो अब हमें कैसे पता चलेगा इंटरेस्ट हमारी ये हमने लेनी है या ये वाली हमने लेनी है। तो देखो इंटरेस्ट हमारी इनकम देख रहे हैं ना, तो एक्सपेंस हमारा डेबिट होता है, तो मतलब डेबिट साइड पे जो लिखा है ये हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस है। क्रेडिट साइड पे जो लिखा है ये हमारी इनकम है। तो हम क्या करेंगे कि इसको एज अ अदर इनकम लें, क्योंकि हमारा बिजनेस तो कोई और है लेकिन हमने किसी को उधार दी हुई थी, उससे हम लोग इंटरेस्ट जो चार्ज कर रहे हैं वो इनकम है, और इनकम क्रेडिट होती है। तो हमारे पास 75 है, लेकिन ये भी हाईलाइट हुई है। तो हम क्या करेंगे क्या कहते हैं, ये कहाँ गया, हाँ इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना। तो अब हाँ हम लोग अदर इनकम करें, ठीक हो गया, सही है सही है। तो हमारे पास इंटरेस्ट इनकम हमारे पास 75 यहाँ पर गिवन है, लेकिन इसके नीचे ना एडजस्टमेंट भी यहाँ पर गिवन है कि इंटरेस्ट इनकम 40 इज स्टिल रिसीवेबल, ठीक है, मतलब अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई हुई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसको ऐड कर दें, क्योंकि अभी ये अक्रूड है, अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई। मैंने पहले बताया था जो अक्रूड होते हैं उनको हम लोग ऐड करते हैं, और जो प्री पेड होते हैं पहले से पेड होते हैं उसको हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 75 हमें यहाँ पर गिवन थी, क्रेडिट साइड पे इनकम होती है, इसको हम लोग ऐड कर देंगे 40 से जो कि हमें एडजस्टमेंट में गिवन था यहाँ पर 40, ठीक हो गया। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इंटरेस्ट इनकम 75 प्लस 40 115 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो हमारे पास एक और चीज़ गिवन है डिस्काउंट रिसीट। यहाँ पर हमारे पास देखो ये रहा डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट सर ने गलती से दो जगह लिख दिया था, एक यहाँ पर भी डिस्काउंट लिखा हुआ है और नीचे यहाँ पर भी लिखा है, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे पास होती है इनकम। तो इनकम मैंने बताया था कि हमारे पास कितने कैसी होती है क्रेडिट साइड पे। तो देखो ये वाला 18 प्लस 15 करो तो हमारे पास कितना बनता है 33 बन जाता है। ये सर ने गलती से अलग अलग लिख दिया था, वरना पेपर में एक ही पे आएगा, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे पास होती है इनकम, इनकम हमारे पास होती है क्रेडिट साइड पे। तो दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 33। अब इन दोनों को प्लस करो और यहाँ पर लिख दो 148 बन गया। तो 1586 प्लस 148 हमारे पास 1734 बच गया। ये हमारे पास कुछ भी नहीं होता, बस इसकी ये जगह खाली छोड़ दो। अब हमारे पास मेन चीज़ आती है एक्सपेंसेस को हमने लेस करना होता है, ठीक है, जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अब देखो मेन चीज़ हमारी होती है कि हमने एक्सपेंसेस को लेस करना होता है। अब हम ट्रायल बैलेंस से देखते हैं शुरू से। देखो सबसे पहले एक्सपेंस पता चल रहा है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस हमारे पास डेबिट साइड पे होता है, तो वो हमारा ये डेबिट साइड वाला हम लेंगे। 200 हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ठीक हो गया। तो इंटरेस्ट हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस पे एडजस्टमेंट नहीं थी, हमारी इंटरेस्ट इनकम पे थी, क्योंकि वो स्टिल रिसीवेबल था, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना। तो यहाँ पर हमारे पास इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस 200 लिख देंगे, ठीक हो गया। फिर उसके बाद देखो यूटिलिटीज़। अब यूटिलिटीज़ गिवन है ना, तो ये हमारा एक्सपेंस है, डेबिट साइड पे लिखा हुआ है 250। इसको हाईलाइट किया, इसका मतलब इसके नीचे एडजस्टमेंट है। तो हम नीचे चल के देखते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है यूटिलिटीज़ ऑफ 75 वर अनपेड, मतलब एक्रूड है। एक्रूड को मैंने क्या कहा था कि हम लोग ऐड कर देते हैं। तो 75 है ना, 75 प्लस 250 कर देंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे 250 प्लस 75, तो यहाँ पर हमारे पास 325 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा एक्सपेंस क्या था, हमने डिस्काउंट्स में देखो देखो एक ये डिस्काउंट था हमारे पास, ठीक है, और एक हमारे पास ये डिस्काउंट था। तो डिस्काउंट जो हमने अलाउ किया था ना, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड देखो हमारा एक्सपेंस है ना, हमने किसी को डिस्काउंट दिया तो वो हमारा एक्सपेंस है। 30 प्लस 12 करेंगे, ठीक है, 30 प्लस 12 किया हमारे पास आ जाता है 42।
तो 30 + 12 42, डिस्काउंट अलाउड 42 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो हमारे पास सैलरीज़ आ गई। सैलरीज़ हमारा एक्सपेंस होता है, सैलरीज़ कितनी है 795, तो हमने 795 यहाँ पर लिख दिया। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है सैलरीज़ के बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 115 हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक हो गया। फिर हमारे पास है देखो अब एक और चीज़ आएगी यहाँ पर कमीशन। कमीशन हमारे पास एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डेबिट साइड पे लिखा है तो एक्सपेंस डेबिट होता है, तो ये हमारे पास एक्सपेंस है। तो कमीशन हमारे पास है 36, हम लोग 36 ऐसे लिख देंगे। फिर हमारे पास आती है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कहाँ पर है, यहाँ पर 240 है, लेकिन ये हाईलाइटेड है, इसका मतलब एडजस्टमेंट है नीचे। 240 हमारे पास इंश्योरेंस है ना। अब हम नीचे चल के देखते हैं, ये देखो इंश्योरेंस इन अबव ट्रायल बैलेंस वाज एनुअल पेमेंट एंड विल बी एक्सपायर्ड ऑन 30 सितंबर 2025। अब देखो ये समझना, इंश्योरेंस वो कह रहे हैं कि जो अबव ट्रायल बैलेंस में गिवन है ना 240 की, वो हमारे पास है एनुअल, मतलब 12 महीने की है, और वो एक्सपायर होगी 30 सितंबर को। लेकिन हमारा जो यहाँ पर आ रहा है वो 30 जून को हमारा साल ख़त्म हो रहा है, तो मतलब जून से सितंबर तक 3 महीने बनते हैं। हमने 3 महीने की प्रीपेड इंश्योरेंस दी हुई थी, ठीक है, मतलब हमने पहले से उसके पैसे दिए हुए थे। तो हम क्या करेंगे, 240 हमें गिवन है ना, 240 को हम लोग 12 पे डिवाइड करेंगे ताकि हमें पर मंथ की इंश्योरेंस मिले। हमें मिल जाती है 60 मिलती है आई गेस, ठीक है, 20 मिलती है। 240 को 12 पे डिवाइड करोगे तो 20 आता है। तो 20 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 महीनों से, क्योंकि हमने 3 महीनों की एक्स्ट्रा हमने पहले से दी हुई, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि एनुअल थी और एक्सपायर होगी 30 सितंबर को, लेकिन हमारा ईयर ख़त्म हो रहा है 30 जून को। तो 3 महीने की हमारे पास पहले से है, तो हम लोग 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो हमारे पास आ जाएगा 60। अब देखो ये प्रीपेड है, मैंने बताया था प्रीपेड हमारे पास क्या होती है, हम उसको माइनस कर देते हैं। तो इंश्योरेंस हमारे पास 240 गिवन थी, प्रीपेड हमने 60 की हुई थी, तो 240 में से 60 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 180 आ जाएगा, ठीक है। इसमें ना कुछ समझे ना फिर मेरे से पूछ लेना, लेकिन ये ऐसे होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग और एक्सपेंस देखते हैं, फ्राइट आउटवर्ड्स। अब फ्राइट आउटवर्ड्स क्या होता है कि जो हम डिलीवर करते हैं, मतलब मैंने ऑर्डर किया ना आपके बिज़नेस से, आप जो मुझे आपकी जो गाड़ी डिलीवर करने आएगी वो फ्राइट आउटवर्ड होगा। ये हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, हमने पढ़ा था कैरेज आउटवर्ड्स या फ्राइट आउटवर्ड एक ही चीज़ है, ये हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो हम इसको यहाँ लिखते हैं। ये हमारे पास है 225, तो हम क्या करेंगे फ्राइट आउटवर्ड्स में लिख देंगे 225, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है पोस्टेज एंड कुरियर। पोस्टेज एंड कुरियर हमारे पास है 600, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 600। फिर हमारे पास है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये हमारे पास 218 है, वहाँ 218 लिख देंगे। फिर हमारे पास है क्या कहते हैं रेंट आ जाता है। अब देखो रेंट कहाँ पर है, ये रेंट हमारे पास है 360, ये हाईलाइटेड है, इसका मतलब एडजस्टमेंट है। अब 360 है ना, देखो यहाँ पर हम नीचे जाएंगे, रेंट ऑफ 60,000 वॉज पेड इन एडवांस, मतलब फिर देखो प्रीपेड है तो हम लोग माइनस करेंगे। तो 360 हमारे पास हमने गिवन था, ठीक है, और 60 हमने एडवांस में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 360 में से 60 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 300 आ जाएगा। एक्रूड इनकम या एक्सपेंस को हम लोग प्लस करते हैं और प्रीपेड इनकम या एक्सपेंस को हम लोग माइनस करते हैं, मतलब ये याद रखो प्रीपेड है तो माइनस करेंगे, एक्रूड है तो उसको ऐड करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेंट, ये हो गया हमारे पास 360 माइनस 60 300 आ गया। फिर हमारे पास आता है मिसलिनियस एक्सपेंस, ये हमारे पास 65 है, 65 हम वहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आती हैं 3 और चीज़ें। अब देखो यहाँ पर एडजस्टमेंट में जाओ ना, डेटर्स को देखो मैंने वो किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, क्यों किया हुआ है देखो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स शेल बी 5% ऑफ डेटर्स। डाउटफुल डेट्स भी हमारा एक्सपेंस होते हैं क्योंकि वो पैसे हमें कभी मिलेंगे नहीं, हमारा लॉस होता है, ठीक है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये लिखा हुआ है कि अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स शेल बी 5% ऑफ डेटर्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेटर्स हमारे पास 1550 है ना, इसको हम लोग 5% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5% से मल्टीप्लाई जब इसको करेंगे ना, देखो 1550 मल्टीप्लाई बाय 5%, ये हमारे पास आ जाता है 78। ये भी हमारे पास एक्सपेंस है तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आती है डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। हमने फिर फर्नीचर की डिप्रिसिएशन भी हमने फाइंड करनी है क्योंकि वो भी हमारा एक्सपेंस है ना, हमारा लॉस हो रहा है, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि फर्नीचर को डिप्रिसिएट करना है 10% से ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है कि देखो फर्नीचर कहाँ पर है हमारे पास, एक मिनट, हाँ ये देखो फर्नीचर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में होता है कि कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। तो कॉस्ट यहाँ पर क्या है 3000, ठीक हो गया, उसको माइनस करेंगे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो क्या है 1000, माइनस करके उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे
10% से, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास गिवन है ना, 10% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 200। देखो ऐसे किया हुआ है, ये इसकी कॉस्ट प्राइस थी माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय 10%, जो कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे होती है। दूसरा हमें कह रहा है कि प्लांट एंड इक्विपमेंट को भी हमने डिप्रिसिएट करना है 15% से, लेकिन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बेसिस पे हम लोग कैसे करते हैं, सिर्फ उसकी कॉस्ट ऑफ प्राइस को हम लोग सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज से, बीच में एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन नहीं आती। ये फ़र्क होता है रिड्यूसिंग बैलेंस और स्ट्रेट लाइन में। तो हमारी कॉस्ट प्राइस थी हमारी प्लांट की थी 6000, और हमारे पास डिप्रिसिएशन रेट हमारे पास इतना गिवन था, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 900। अभी हमारे पास सारे आ गए, इन सब को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाता है 4279। 4279 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 1734 से, तो हमारे पास आ जाएगा 2545। अब देखो, इसको इससे माइनस करते हैं, इसको इससे नहीं करते, याद रखना। तो इसको जब आप इससे माइनस करोगी ना, तो हमारे पास माइनस में आंसर आएगा। तो सर ने खुद कहा था, ये मैंने खुद क्वेश्चन ऐसा बनाया था कि लॉस में आंसर आए, तो लॉस में आंसर आ गया हमारे पास, तो हमारा प्रॉफिट नहीं है, नेट लॉस है। ये हमारे पास बन गई, क्या कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट बन गई हमारे पास।